जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल और आज है 20 अगस्त। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहे। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल जो हमने टॉपिक्स देखे थे करंट अफेयर्स के, हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आज तक के करंट अफेयर्स आपने देखे हैं, और स्पेसिफिकली कल के जो क्वेश्चंस थे ये कुछ संभावित क्वेश्चंस हो भी सकते हैं जो आपके प्रीलिम्स में या फिर किसी और एग्ज़ाम में आए। क्वेश्चन मैंने सिंपल रखे हैं और देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। जिनको भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, इसका आंसर मेंशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेम द गवर्नर ऑफ गोवा एंड मेघालय। कल ये टॉपिक मैंने कवर किया था। गोवा और मेघालय के राज्यपाल, नए राज्यपाल, उनका नाम बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है, ये लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन रखा है मैंने, डिस्प्यूट बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। टर्की और ग्रीस के बीच में किस चीज़ का और कहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। चौथा क्वेश्चन मैंने रखा है, तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट। नेम द प्लेस वेयर टॉक इज टेकिंग प्लेस। जहाँ पे बातचीत होनी है तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, उस जगह का नाम लिखेंगे। और पांचवा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ लोया जिरगा। सो अगर आपने करंट अफेयर्स आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। साथियों, ये हमने शुरू किया है जिससे कि आप लोग रिवाइज भी करते चले, जो पहले का करंट अफेयर्स है वो भी रिवाइज करते रहे। आज टॉपिक कवर करने के दौरान मैं बीच बीच में कुछ जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं पूछते रहूँगा, उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला न्यूज़ है ये, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, जो एजुकेशन सेक्टर और एग्ज़ाम सेक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे हुआ है कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका गठन किया गया है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। अभी तक आपको याद होगा रेलवे के लिए अलग रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, IBPS एग्ज़ाम लेता है बैंकिंग के लिए, और SSC CGL का अलग एग्ज़ाम होता है। सो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि तीन जो एजेंसीज़ हैं उनको मिला के ये एक कॉमन एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है। और 2.5 से 3 करोड़ बच्चे जो अपीयर होते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए, 1.25 लाख नौकरियां करीब हैं। सो उनके लिए अलग अलग एजेंसी ना बना के सिर्फ एक एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। फिर इसमें टोटल 12 एजेंसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें से ट्रायल के लिए सिर्फ 3 एजेंसीज़ को इनको इंक्लूड किया गया है और 12 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। सो एक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सहूलियत रहेगी कि वो एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से स्कोर अपना उनका आ जाएगा और उसके आधार पे बाकी जगह पे सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार हुआ करेगा और इसका जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी सर्विसेज के लिए ये नौकरियों के लिए ये बनाया गया है। सो हम देखेंगे इसमें क्या नया अपडेट आता है, दैट विल सी। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग लीजिंग ऑफ 3 एयरपोर्ट्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पे 3 एयरपोर्ट जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स को दिए गए हैं। ये तो 3 एयरपोर्ट्स हैं, इसमें जयपुर है, गुवाहाटी है, तिरुवनंतपुरम है। और 50 साल के लिए लीज पे दिया गया है जिसपे कि इसकी पूरी हैंडलिंग प्राइवेट जो सेक्टर है उनके द्वारा किया जाएगा एंड 50 साल के बाद वो वापस करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इन एयरपोर्ट्स के एक तरीके से जिनका ओनरशिप है जिनके पास, उनको 1000 करोड़ का इससे फ़ायदा होगा। इससे पहले ऑलरेडी लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसकी हैंडलिंग प्राइवेट प्लेयर को देने की डील ऑलरेडी हो चुकी है। सो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप की गई है जहाँ पे कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर हैंडल करेंगे और पैसा जो है गवर्नमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिससे कि वो बाकी छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना सके या वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे सके। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, ये प्रशांत भूषण अर्जेस सुप्रीम कोर्ट टू डेफर सेंटेंस हियरिंग। यहाँ पे प्रशांत भूषण जो लॉयर हैं उनके खिलाफ आज अगस्त 20 को आज हियरिंग है सेंटेंस के संबंध में। इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में इनको सज़ा सुनाई गई है, सज़ा आज सुनाई जानी है, इनको दोषी करार दिया गया है और इनका ये कहना है कि इनको अपील का मौका दिया जाए, क्योंकि ये सुओ मोटो केस था कंटेम्प्ट का और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे या इस निर्णय पे कोई अपील नहीं है। सो
उसके लिए उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला है जजमेंट के खिलाफ, और वो चाहते हैं कि उनका जो सेंटेंस है या सज़ा है उसको डिले कर दिया जाए और उनके पिटीशन को पहले सुना जाए। हालांकि अभी ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया है और उनकी जो सज़ा है वो सुनाई जाएगी आज। नाउ नेक्स्ट ये है टॉरेंशियल रेन बैटर्स कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के हिसाब से। आप ये टॉरेंशियल रेन, इसको ज्योग्राफी से आप पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट इज़ टॉरेंशियल रेन, ये क्या होता है और किस तरीके से भारत में जो मॉनसून है उसमें इसका क्या रोल होता है। कल आपको ध्यान होगा दिल्ली और गुड़गांव के आसपास काफ़ी बारिश हुई है और काफ़ी वाटर लॉगिंग भी हो गई है। तो देखिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देख सकते हैं। ये एक तरीके से चारों तरफ गुड़गांव में पानी भर गया है और बारिश की वजह से। ना ये दो चीज़ों से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ज्योग्राफी के हिसाब से आप जो टॉरेंशियल रेन और फ्लड लाइक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बारे में आप लिखेंगे, कमेंट में लिखिए क्या इसके कारण हैं। और दूसरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड वी कैन हैव अ बेटर अर्बन प्लानिंग, किस तरीके से बेहतर अर्बन प्लानिंग की जा सकती है, वो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस आपको मैंने अभी दिए इससे रिलेटेड, क्योंकि साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानकारी के साथ साथ जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आंसर्स को लिखते भी चले। और डे टू डे जब आप आंसर लिखेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप बेहतर प्रिपेयर हो चुके होंगे। जो लोग यूपीएससी के अलावा बाकी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका आंसर दे सकते हैं, बिकॉज बाकी एग्ज़ाम्स में भी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं से इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आप ज़रूर लिखिए व्हाट इज़ टॉरेंशियल रेन एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थन इंडिया स्पेशली। और दूसरा जो कल की कंडीशन दिल्ली और गुड़गांव में जो हुई वाटर लॉगिंग से, सो बेटर अर्बन प्लानिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है, अभी देखिए ध्यान रखिएगा काफ़ी मानसून का टाइम चल रहा है तो आप इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। पेपर में और मैगजीन्स में मानसून एंड वेदर से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आपको मिलेंगी। तो मैं चाहूँगा जो भी आप ज्योग्राफी में बेसिक पढ़े हैं अपनी नॉलेज को उससे कॉरबोरेट ज़रूर करिए। जो आप देख रहे हैं जो आपको पेपर्स में मिलता है तो अपने आंसर्स को अपडेट ज़रूर करते रहिएगा। ये हम देखेंगे एडिटोरियल पहला एडिटोरियल है पीएम केयर फंड से रिलेटेड। नाउ इसमें ऑथर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पीएम केयर फंड को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही सीएजी से उसका ऑडिट कराए जाने का कोई लॉजिक है, क्योंकि उसमें पब्लिक या गवर्नमेंट का पैसा उसमें नहीं है और वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई प्रावधान नहीं है कि उसका सीएजी से ऑडिट कराया जाना चाहिए। और इसमें पैसा वॉलंटरली डाला गया है। पब्लिक का पैसा जो टैक्स से कलेक्ट होता है वो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा उसमें नहीं डाला गया है, तो इसका ऑडिट के लिए कोई लॉजिक नहीं है, ये बोला है। नाउ ये क्या कहते हैं, बट ये कहते हैं ऑथर, ये कहते हैं कि चूँकि वो पब्लिक का पैसा है सो इसकी भी ऑडिट कराए जाने में या इसमें ट्रांसपेरेंसी रखने में कोई बुरी बात, कोई गलत नहीं है। और आरटीआई के हिसाब से आरटीआई क्वेरीज के आधार पे इसमें अगर आंसर देना भी कोई गलत नहीं है, आंसर सरकार को देना चाहिए उसमें कितना पैसा आया कितना गया। और फिर ये भी कहते हैं कि इसमें जो ट्रस्ट ये बनाया गया था इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे और 3 कैबिनेट मिनिस्टर है और ये कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सेटअप किया गया है। सो इनका ये लॉजिक है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें पार्टिसिपेशन है ही। फिर ये कहते हैं कि इसमें ये जो ट्रस्ट बनाया गया इसमें लाखों लोगों ने, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ने इसमें पैसा डोनेट किया है। कई लोगों ने एक दिन की सैलरी भी इसमें डोनेट किया है। उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत भी इसमें पैसा इसमें डाला है। फिर ये कहते हैं कि जो आज तक इसमें कितना डोनेशन आया, कहाँ इसका खर्चा हुआ, ये अभी आज तक मालूम नहीं चला है। सो ये चाहते हैं कि इसका जो प्रॉपर ऑडिट किया जाए और ट्रांसपेरेंसी रखा जाए इसमें जितना भी पैसा जा रहा है। ऑथर कहते हैं कि मई में कहा गया था कि 3100 करोड़ रुपए वो सैंक्शन हुए थे इस फंड से, जिससे कि वेंटिलेटर, माइग्रेंट वर्कर की वेलफेयर और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जो खर्च होना था। लेकिन इसका हिसाब अभी किताब नहीं है कि कहाँ पे पैसा गया और इससे क्या एग्जैक्टली ग्राउंड पे यूज़ हो रहा है। तो ऐसे समय में ये कहते हैं कि इस फंड में ट्रांसपेरेंसी भी रहे
और गवर्नमेंट को पब्लिसाइज भी करना चाहिए एनडीआरएफ फंड में पैसा डालने के लिए, क्योंकि वो फंड अकाउंटेबल है, ज़्यादा अकाउंटेबल है। और दूसरा, उस एनडीआरएफ फंड से, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड से पैसा स्टेट्स को भी दिया जा सकता है, क्योंकि स्टेट्स को ही वाकई पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स इन कोरोना या फिर माइग्रेंट से रिलेटेड आ रही है। तो ये ऑथर का व्यू है, और ये आया है जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था परसों कि जो ये फंड है पीएम केयर फंड, उसके ऑडिट की आवश्यकता नहीं है ना। दूसरा, ये एक ओपिनियन है, इसमें बात कही है फेसबुक से रिलेटेड। साथियों, इसमें आपको मालूम होगा कि एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि फेसबुक ने कुछ हेट स्पीचेस है कुछ पर्टिकुलर लोगों के, वो बैन नहीं किए हैं। सो उस पर आरोप लगा था फेसबुक पे कि वो इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंट्री में, इंडिया में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया था और आगे भी कर सकते हैं। सो उसी पे ये पूरा एडिटोरियल या ओपिनियन है। और इसमें ये कहते हैं कि जो शशि थरूर है कांग्रेस के एमपी, वो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन आईटी के हेड है, उन्होंने फेसबुक को के जो ऑफिशियल से उनको समन भी किया है इसकी जांच के लिए। सो बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। और ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया और फेसबुक को ज़्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए और किसी भी तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप होना चाहिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल की। नाउ ये एडिटोरियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ध्यान से देखिए। ये है चाइना, रशिया से और इंडिया से रिलेटेड। ऑथर ये कहते हैं इसमें, जो इस एडिटोरियल को जिन्होंने लिखा है, ये कहते हैं कि चाइना, रशिया और अमेरिका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की तरह है, और तीनों एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। चाइना, रशिया और अमेरिका, इनका एक ट्रायंगल था। पहले जो अमेरिका था इस ट्रायंगल में एक सुपर पावर की तरह था, लेकिन वो रोल धीरे धीरे चाइना की तरफ जा रहा है। फिर ये शुरुआत करते हैं कि 2019 जून में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, उन्होंने जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड और कलीग बताया था। फिर ये कहते हैं कि इस एडिटोरियल में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइना और रशिया का रिलेशनशिप है, उसके बारे में बता रहे हैं, एंड किस तरीके से वो क्रिटिकल है भारत के लिए। फिर ये बात करते हैं कि सोवियत यूनियन, पहले रशिया, आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर। उसके बाद में 90s में ये यूएसएसआर से कई नई कंट्रीज़ बन गई। उसके बाद रशिया फेडरेशन नेम से ये कंट्री है। सो जब तक यूएसएसआर था तो बहुत पावरफुल था और चाइना को एक तरीके से उसको पावरफुल एक कंट्री के रूप में देखता था। लेकिन जब से यूएसएसआर का 1990s में जब उसका विघटन हो गया, तो उसके बाद से चाइना का डर कम हो गया रशिया की तरफ। और फिर वो बात करते हैं कि इसमें कॉमन क्या है रशिया और चाइना में। तो रशिया और चाइना में कॉमन बताते हैं कि अमेरिका का डर जो है वो कॉमन है रशिया और चाइना में। और रशिया पे अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, उन्होंने सैंक्शन भी लगा रखे हैं, और उस सैंक्शन की वजह से रशिया की इकनॉमी उस पर इफेक्ट भी पड़ा था। और उसके बाद ही जो चाइना और रशिया है उनके बीच में ट्रेड बढ़ा है। वो एक आंकड़ा देते हैं कि जो सैंक्शन लगाए गए रशिया पे, उसके बाद से चाइना और रशिया का ट्रेड जो है डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया और 108 बिलियन का हो गया। फिर ये बात कहते हैं कि इसका काफ़ी फ़ायदा चाइना को मिला, और चाइना जो है जर्मनी को उसने पीछे छोड़ दिया। जर्मनी माना जाता था इंडस्ट्रियल प्लांट और टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अभी चाइना ने उसको आगे निकल गया। चाइना सबसे ज़्यादा करता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अलग अलग अलायंस बने, और चाइना ने बाकी चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग की, उसके साथ साथ अदर अलायंस जैसे ईरान के साथ में अलायंस, बाकी कंट्रीज़ के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपने अलायंस बनाए, जैसे कि चाइना और मजबूत होता चला गया। रशिया का वो कहते हैं कि रशिया अभी भी अपने आप को वर्ल्ड पावर मानता है, और उसको ये लगता है कि पैसिफिक एरियाज़ में और अटलांटिक एरिया जो है वहाँ पे बिना रशिया के आगे कोई भी बात नहीं हो सकती है। फिर वो कहते हैं कि सच्चाई ये है कि चाइना के जो लोग हैं वो भी एक्नॉलेज करते हैं कि रशिया से उनको डिस्कम्फर्ट है, और धीरे धीरे ये भी बात हो रही है कि ये ब्लेम करते हैं कि रशिया ने चाइना का 6 लाख स्क्वायर माइल एरिया जो है वो कब्जा लिया था 19th सेंचुरी में।
तो इससे एक दरार भी है रशिया और चाइना के रिलेशंस में। फिर ये बात करते हैं कि जो रशिया और चाइना का व्यापार है, ट्रेड है, उसमें चाइना को ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि चाइना जो एक्सपोर्ट करता है वो सस्ते दामों पे और बहुत ज़्यादा चीज़ें करता है। फिर वो कहते हैं रशिया जो है चाइना को एक्सपोर्ट करता है नेचुरल गैस एंड ऑयल, उससे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की आता है। और फिर वो कहते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उसकी डिपेंडेंसी है फ्यूल पे, सो इसकी वजह से रशिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है नेचुरल गैस एंड ऑयल। फिर ये कहते हैं कि चाइनीज़ जो कंट्री है उसकी डिपेंडेंसी एनर्जी डिपेंडेंसी है और एनर्जी डिपेंडेंसी के लिए काफ़ी हद तक वो रशिया पे डिपेंडेंट है, लेकिन आगे आने वालों दिनों में ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। और फिर ये कहते हैं कि जिस तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ने चाइना को सप्लाई किया है, सो वो एक एग्जांपल है कि कैसे रशिया का डिफेंस जो सिस्टम है आज भी काफ़ी एडवांस है। लेकिन फिर ये वार्न करते हैं कि चाइना भी अपने डिफेंस पे काम कर रहा है, लोकली जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में चाइना रशिया पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सेंट्रल एशिया में चाइना जूनियर पार्टनर नहीं रहेगा, इनफैक्ट चाइना सीनियर पार्टनर हो जाएगा और रशिया जूनियर पार्टनर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है। फिर ये क्या कहते हैं, फिर ये कहते हैं कि इस सब का भारत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि इन सब का भारत पे इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है कि भारत को ये चीज़ जानते हुए कि चाइना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और रशिया पे जो भारत की डिपेंडेंसी थी या भारत पे विश्वास था कि वो हर स्थिति में भारत का साथ देगा, भारत को ये सोचना चाहिए कि वो जो रेजिम है, वो सरकारें जो पहले थीं या जो वहाँ पे सेटअप था रशिया में, वो चेंज हो चुका है। और अब का जो रशिया है, आज का जो रशिया है, वो पॉलिटिकल एंगल से अपना बेनिफिट देखता है, कमर्शियल एंगल से अपना प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करता है और चाइना के साथ जो हमारे विवाद है उसको उस नज़र से नहीं देखता है जो पहले देखा करते थे। सो अतः ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत भी ये कैलकुलेट करे और अपनी स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ में, वो उस हिसाब से जो चेंज वर्ल्ड है उसके हिसाब से डेवलप करे। ये कुल मिला के ये पूरा ये एडिटोरियल का सार है। एंड में वो कहते हैं कि देश पूरे वर्ल्ड के लिए ये भी अच्छा नहीं है कि दो ध्रुव में बढ़ जाए, जैसे पहले अमेरिका और रशिया के बीच में बटा था, अब अमेरिका और चाइना में बढ़ जाए, ये पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। इसलिए भारत और रशिया को अच्छे संबंध अपने डेवलप करने चाहिए और एक इम्पॉर्टेंट पावर के रूप में एक्ट करना चाहिए। तो साथियों, ये पूरा एडिटोरियल ये इंडिया, रशिया और चाइना के बारे में था, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये जो एडिटोरियल है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है उसके संबंध में है। ये बहुत सिंपल है, इसमें जो काम की चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसमें ये कहते हैं बेसिकली जो कंटेम्प्ट है उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो कहते हैं कि कोर्ट के पास और भी जो मामले हैं उनको उन्हें उठाना चाहिए था। हेबियस कॉर्पस के मामले हैं जो सीए के दौरान 370 के प्रोटेस्ट के दौरान जो पिटीशन दाखिल हुई उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। उसी तरीके से जो माइग्रेंट्स के इश्यूज़ थे, जो वेजेस यानी कि सैलरी पे करने का इशू था, उस पे ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे मामलों पे जल्दी तेज़ी दिखाते हुए सुओ मोटो मतलब खुद से उसका संज्ञान लेके उसमें सज़ा सुनाई जा रही है, तो उसके बारे में वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। फिर ये बात करते हैं कि कोर्ट ने ये खुद माना है कि जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कोर्ट के जजमेंट पे, वो वैसे क्रिटिक्स रिफॉर्म करने के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन किसी गलत मतलब से या गलत इंटेंशन से क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं है। सो ये बात करते हैं कि जब कोर्ट इस चीज़ को खुद मान रहा है, सो उसके हिसाब से इसमें कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है ऐसे मामलों में उस हिसाब से सुनवाई होनी चाहिए। सो बेसिकली वो जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको ये रिव्यू कर रहे हैं और दो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक तो मुद्दा ये है कि कौन से मैटर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इनके हिसाब से ये मैटर इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसके अलावा जो पहले जो पेटिशन्स पड़ी है उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आपको मालूम है, कि इस मैटर को पहले लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को और उसमें सुनवाई की। और दूसरा इनका ये कहना है कि जो जज थे उसमें अरुण मिश्रा,
जी, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि किसी भी चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन क्रिटिसिज्म आपका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, न कि बैड इंटेंशन से। सो इसका स्कोप वो चाहते हैं कि वो काफ़ी वाइडर स्कोप हो और उस ट्वीट्स को उस सेंस में ना देखा जाए। तो ये जो ऑथर है उनका ओपिनियन था। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आप ऑलरेडी जानते ही हैं, उन्होंने दोषी करके उनको सज़ा भी सुना रहे हैं। फिर ये जो आर्टिकल है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। बहुत लंबा आर्टिकल है, लेकिन इसमें से बहुत चीज़ें हम बात कर चुके हैं। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ये कहता है कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये बनाने की बात कही गई है, जो एक तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। इनका ये कहना है कि इस तरीके से सेंट्रलाइज एक इंस्टीट्यूशन बनाने से और जो पावर है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, और वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। फिर ये बात करते हैं कि जो पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पूरा थीम है या जो स्पिरिट है वो हायर एजुकेशन से लोगों को दूर ले जाएगी, उसमें प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा और आर्बिट्रेरियसनेस बढ़ेगा। इस सेंस में कहते हैं कि जब ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को, सो उनके मार्किंग की क्या स्कीम होगी, कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होगी, जब ऑटोनॉमी देने पे वो पूरी चीज़ें हम कॉलेजेस पे छोड़ देते हैं। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि जो कॉलेजेस एक टाइम के बाद में उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी कि वो अपनी डिग्री खुद बांटे। तो उस समय जब वो यूनिवर्सिटी की लेवल पे आ जाएंगे, जब वो एक यूनिवर्सिटी की तरह बन जाएंगे, तो वो खुद सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, कितनी फ़ीस होनी चाहिए, कितने बच्चों का एडमिशन होगा, एडमिशन का प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इससे वो उनको डर है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशानी होगी, स्टूडेंट्स को परेशानी होगी और कोई एक रूपता नहीं रहेगी। और तीसरा ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन काफ़ी बढ़ेगा, जिससे कि फ़ीस वगैरह काफ़ी बढ़ने की संभावना रहेगी। सो ये इनका बेसिकली क्रिटिसिज्म है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के कुछ पॉइंट्स है उससे रिलेटेड। नाउ ये एक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से है। इसमें यूएई और इजराइल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में है। ये कहते हैं कि जो यूएई और इजराइल के बीच में समझौता हुआ, अमेरिका ने करवाया, वो पहले से ही वैसा चले आ रहा था। इसमें जो बातें की गई है कि दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आई मीन यूएई इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा और उसके बाद दोनों के बीच में टूरिज़्म, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी इत्यादि में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बारे में बात कही है। तो ये कह रहे हैं कि ये पहले से ही चला आ रहा था। इसका ये एग्जांपल दे रहे हैं कि नवंबर 2019 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो मस्कट गए थे ओमान में और वहाँ के सुल्तान से मिले थे। सो वो एग्जांपल दे रहे हैं कि ओमान जो है कहने को तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन एक तरफ इजराइल का जो पीएम है वो ओमान में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके मिल रहे हैं। उसी तरीके से वो बात करते हैं बहरीन की भी बात करते हैं कि, और फिर कहते हैं कि जो ये दो कंट्रीज़ है ओमान और बहरीन, ये दोनों से ऑलरेडी इजराइल के अच्छे संबंध हैं और जो रिकॉग्नाइज़ करने की बात है इजराइल को, आने वाले दिनों में ओमान और बहरीन भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया का वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया के भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो रिलीजियस प्लेसेस हैं मक्का और मदीना, वो होने की वजह से वो अभी नियर फ्यूचर में उस तरीके का रिलेशन इजराइल के साथ नहीं डेवलप करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इजराइल और पैलेस्टाइन बेसिकली जो एरिया है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उसको लेके डिस्प्यूट रहता है और पहले काफ़ी अरब वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो वॉर भी हुआ है इजराइल और अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद से रिलेशंस इनके काफ़ी ख़राब रहे थे। अब धीरे धीरे इजराइल के रिलेशन वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनसे ठीक होते जा रहे हैं। नाउ इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है जो ईरान की वजह से क्या है, ये जो कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, यहाँ पे सुन्नी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और ईरान जो है वो शिया मुस्लिम वहाँ पे काफ़ी है। सो ये सुन्नी और शिया को लेके जो डिस्प्यूट है उसी को लेके सऊदी अरेबिया एंड जो उसके साथी कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के क्लोज़ रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर ईरान से अगर कोई प्रॉब्लम हुई, ईरान से अगर उनकी लड़ाई होती है तो इजराइल जो है उनको सपोर्ट कर सके। सो ऑथर का ये कहना है कि ये दूसरा कारण है, क्योंकि ये कंट्रीज इजराइल के क्लोज इसलिए जा रही है कि ईरान से उनको खतरा होने पे इजराइल उनकी रक्षा कर सके। ये एक अलग एक पहलू जो है बताया है।
ना भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा जो अरब वर्ल्ड या गल्फ़ कंट्रीज़ है, चाहे ओमान हो, बहराइन हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इन सभी कंट्रीज़ में भारत के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। सो वैसे में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई होता है, तो भारत का उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वहाँ के लोगों को वहाँ से आके भारत आना पड़ता है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको काफ़ी फ़्लाइट्स भेजने पड़ते हैं वहाँ को अपने सिटीजन्स को लाने के लिए, तो काफ़ी डिस्टर्बेंसेस होता है। और साथ ही साथ जो बाहर से फ़ॉरेन जो पैसा आता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर लोग वहाँ काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं, अपने घरों पे पैसा नहीं भेजेंगे। सो ये भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चूँकि इमीडिएट नेबर है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है इमीडिएट नेबर्स हैं भारत के, अरेबियन सी के बगल में। सो इसीलिए इनका ये मानना है कि इनके बीच में जो इजराइल और ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में अगर अच्छे रिलेशंस रहे तो भारत के लिए भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिलेटेड, उसी का है आगे ना। इससे रिलेटेड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मैंने बताया कि नया एक एजेंसी सेटअप हुआ है जो 3 एग्ज़ाम्स एक साथ तीनों एग्ज़ामों को एक मिला के कंडक्ट करेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, सिर्फ प्री का जो पेपर है वो होगा और मेंस का पेपर अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अपना अपना कराएंगे, जो इससे अभी देख के जो नोटिफिकेशन इसमें है उससे समझ में आ रहा है ना। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि इज़ इट गुड फॉर स्टूडेंट्स? क्या ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना है ये क्या स्टूडेंट्स के लिए ठीक है? जो हमारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो बताए कि 3 एग्ज़ाम्स को एक मिला के एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, तो वो क्या ठीक रहेगा? क्योंकि कुछ ये लोग कह सकते हैं कि अगर एक एग्ज़ाम आपका, पहले एक एग्ज़ाम अगर ख़राब गया बैंकिंग का, तो रेलवे में आप अच्छा कर सकते हैं, एसएससी में हो सकता है कि आप अच्छा करें। हालांकि इसमें भी प्रावधान है, प्रोविज़न है कि साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इसके क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं और क्या आपको नुकसान हो सकता है, ये आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट है कि कर्नाटका जो सरकार है, जो बेंगलोर में अभी दंगा हुआ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की गई, सो कर्नाटका जो सरकार है वो हाई कोर्ट गई है नए गाइडलाइंस बनाने के लिए कि जो इसका नुकसान है वो रिकवर किया जा सके। नाउ ये किसके बेसिस पे है? ये बेसिस है इसका 2009 का गाइडलाइन था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें ये गाइडलाइन दिया गया था कि एक कमीशन बनाया जाए, कोई भी अगर दंगा फसाद होता है तो उसके बाद उसमें जो प्रॉपर्टी जो भी डैमेज होता है वो सभी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो जो दंगाई थे उनसे रिकवर किया, जो राइटर्स है वो उनसे रिकवर होना चाहिए। और 2009 के गाइडलाइंस के हिसाब से क्लेम कमीशन बनाने की बात कही गई थी थ्रू द हाई कोर्ट। यूपी में मैंने बताया कि ऑलरेडी एक कमीशन बना है और वो उस पर काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। सो उसी तरीके से कर्नाटका में भी ये कदम बढ़ाया है। और ये आप ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ऑलरेडी इसमें 2009 में है कि कमीशन बना के जो भी पैसा है दंगाइयों का, दंगाइयों ने जो भी नुकसान किया है वो उनसे वसूला जाए ना। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, ये न्यूज़ है वही पीएम केयर फंड से। पीएम केयर फंड मैंने आपको बता भी दिया। सो ये भी इसमें बार बार बात आ रही है कि इसको आरटीआई एक्ट के तहत लाया जाए। हुआ ये कि पीएम केयर फंड का ऑडिट तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और उसके बाद पीएम केयर फंड में जो आरटीआई एक्ट के तहत जो सूचना मांगी गई वो भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ये कह के कि ये पब्लिक फंड या पब्लिक रिलेटेड फंड नहीं है, गवर्नमेंट फंड नहीं है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कह रहे, ये जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो चाहती है कि इसको आरटीआई एक्ट के तहत लाया जाए और इससे जो भी पैसा जितना गया और जितना पैसा खर्च हुआ वो सबका डिटेल दिया जाए। ये क्वेश्चन, ये जो है आर्टिकल ये है, एनसीईआरटी ने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोरोना के दौरान धीरे धीरे मोबाइल 80% बच्चे जो मोबाइल के थ्रू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हम सभी को मालूम है कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें गई हैं और उसका फ़ायदा भी है। ऑनलाइन वीडियोस देख के हम आराम से पढ़ भी सकते हैं। नाउ ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। तो जो जज हैं कुरियन, जस्टिस कुरियन जोसेफ, इन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ जो केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है, इसमें सुओ मोटो लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खुद संज्ञान लिया गया था। तो ऐसे मामलों में अपील का प्रावधान बनाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ही दूसरे जज जो है उसकी अपील सुन सके। इनका ये कहना है कि कहीं भी सज़ा जब सुनाई जाती है पहली बार तो उसके अपील का प्रावधान होता है, लेकिन इस केस में चूंकि खुद ही कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेके खुद ही सज़ा सुना दिया, तो इसमें कहीं अपील का प्रावधान जो सेक्शन 9 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 90
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का उसमें नहीं है। तो एक ऐसा बनाना चाहिए व्यवस्था जिसमें कि उसकी सुनवाई हो सके। फिर वो ये कहते हैं कि इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो रेज हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक सवाल एक रेज हुआ था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या और किस चीज़ को स्कैंडलस बोला जाएगा। सो इसके लिए ये कहते हैं कि ऐसे केसेस की सुनवाई के लिए आर्टिकल 145(3) के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145(3) के तहत प्रावधान है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा सुना जाए, जिसमें कि मिनिमम 5 जज हो। तो ये भी कोर्ट को देखने की ज़रूरत है कि अगर इसमें कई संवैधानिक क्वेश्चन हैं तो इसको बड़े बेंच के द्वारा सुना जाए। फिर ये कहते हैं कि ये कोई दो इंडिविजुअल के बीच में केसेस नहीं है। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस है ये पूरी जुडिशरी के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क उठाया गया था इस ट्वीट में। सो इसको एक लार्जर बेंच के पास भेजना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, जो कि इस केस की सुनवाई करे ना। मैंने एक क्वेश्चन रखा है इससे रिलेटेड, आपको इसका आंसर देना है। ना क्वेश्चन ये है कि आपने आर्टिकल पढ़ा, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया। क्वेश्चन मैंने रखा है, शुड राइट ऑफ अपील बी देयर इन सुओमोटो केस। क्या सुओमोटो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया है उसमें राइट ऑफ अपील होना चाहिए? ये आपने आंसर देना है। तो आप ये आर्टिकल को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसको यूज़ करके, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल जो प्रिंसिपल है लॉ का कि हर व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, अपील का अधिकार होना चाहिए, तो ये सब करके, और आपने जो पहले कुछ पढ़ा होगा वो मैं देखना चाहूँगा किस तरीके से आप आंसर करते हो। क्वेश्चन सिंपल सा है कि इसमें आर्टिकल में कहा है कि उनको अपील का अधिकार, इसमें सुओमोटो केस में वो प्रोविज़न नहीं है, उनको सुनवाई ना करके सज़ा सुनाई जा रही है, तो क्या इसमें राइट टू अपील होना चाहिए? हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा है बांग्लादेश से रिलेटेड। इसमें फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हो रही है और ढाका में हो रही है। इसमें जो रोहिंग्या इशू है, जो रोहिंग्या, म्यांमार से रोहिंग्या काफ़ी बांग्लादेश में चले गए थे, उसका इशू इस बातचीत के दौरान उठा है। और साथ ही एक और पॉइंट उठा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन अगर डेवलप कर लेता है तो बांग्लादेश को देने की बात कही है। तो उसके लिए बांग्लादेश मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो है ये एक न्यूज़ है कि ये बांग्लादेश मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने इसने चाइना को अलाउ कर दिया है फेज़ 3 जो ह्यूमन ट्रायल का कोविड-19 वैक्सीन का, वो बांग्लादेश में करने के लिए। सो भारत की भी बातचीत हुई है कि कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड अगर बनता है तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे बांग्लादेश को दिया जाएगा। इसी बातचीत के दौरान जो बॉर्डर है, जो भारत और बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पे जो किलिंग्स हुई हैं उसको लेके, तबलीगी जमात को लेके वो भी टॉपिक्स उठे हैं इसमें, और साथ ही साथ रोहिंग्या का इशू उठा है। और एक और इसमें डेवलपमेंट है कि तीस्ता रिवर बांग्लादेश में, वहाँ पे $1 बिलियन का इरिगेशन प्रोजेक्ट था जिसके लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में बातचीत चल रही थी। अब वो चाइना वहाँ पे अब बनाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बांग्लादेश और भारत के रिलेशन से संबंधित है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सारे मैंने पॉइंट्स इसमें बता दिए। फिर एक ये है नेवी से रिलेटेड, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके इनॉग्रेशन पे गए थे। तो वहाँ पे आई थी मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, मिशन बेस्ड MBD। तो ये मिशन बेस्ड डेवलपमेंट ये होता है कि मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को मेजर और सेंसिटिव लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जाना, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। कि जहाँ पे सेंसिटिव लोकेशन है और मेजर लोकेशन है उसको डिप्लॉय किया जाना मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट है। वो हमारी शिप्स उसी हिसाब से डिप्लॉय की गई है, तो दैट इज़ नोन एज मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट। ना हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे इसमें, ये माली से न्यूज़ है। माली वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है और वहाँ पे जो एक तरीके से कू हो गया वहाँ पे और तख्ता पलट कर दिया गया है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको बंधक बना लिया गया है, बौबाकर कीता, इनको बंधक बना लिया गया है, आर्मी के द्वारा तख्ता पलट किया गया है, कू किया गया है। यूनाइटेड नेशन है उसने उसको कंडेम किया है और कहा है कि तुरंत जो प्रेसिडेंट है उनको रिलीज़ किया जाए। और साथ ही एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये मैंने रखा है, माली वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है बमाको। बमाको इसकी कैपिटल है, आप याद रखिएगा। और पश्चिमी अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ पे ये माली कंट्री है, तो आपको ये ध्यान रहे।
नेक्स्ट है हमारा इज़राइल, और इज़राइल ने जो है बॉम्बिंग की है गाज़ा में। वहाँ पे जो इशू है पैलेस्टाइन से रिलेटेड वो चल रहा है, और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये मानते हैं जो कि इज़राइल में अटैक करता है। बैलून के सहारे अभी अटैक किया था, बैलून्स भेजे थे दूसरी जो इज़राइल में, तो उसके विरोध में इज़राइल ने हमास पर अटैक कर दिया। फिर यहाँ पे ये बेलारूस है। बेलारूस का ये न्यूज़ है कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था और अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहाँ पे जीते थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन है उन्होंने जो इलेक्शन हुआ था उसके रिज़ल्ट को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि बेलारूस पे सैंक्शन लगाएंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है, लगातार इसमें न्यूज़ आ रही है बेलारूस से, तो अब ये आपको मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे एक खबर है यूएई से। यूएई पे ये बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब वर्ल्ड का, आप याद रखिएगा। इसमें इसको नेशनल ग्रिड से, मतलब जो बिजली प्रोड्यूस करके घरों तक सप्लाई करने के ग्रिड से इसको ज्वाइन कर दिया गया है, बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप याद रखिएगा। यहाँ मैंने रखा है कि बाराका इसको बनाया गया है कोरियन इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, $24 बिलियन खर्च हुआ है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया टॉप ऑयल एक्सपोर्टर हैज सेड इट प्लान्स टू बिल्ड अप टू 16 न्यूक्लियर रिएक्टर। 16 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात सऊदी अरेबिया ने कही है। सो एक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आप देख लीजिए अरब वर्ल्ड में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। और ये भी देखिए कि यूएई है सब्सटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व। फिर ये कह रहे हैं कि यूएई में काफ़ी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं, लेकिन जो पावर की डिमांड वहाँ के 10 मिलियन पॉपुलेशन के लिए काफ़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें काफ़ी यूएई काम कर रहा है एनर्जी सेक्टर में। तो देखिए कई डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे और इन सब का फ़र्क जो है भारत पे भी पड़ता है। फिर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से न्यूज़ आई है। पाकिस्तान ने ये कह दिया कि इजराइल के साथ में उनके कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। पैलेस्टाइन इशू को लेके पाकिस्तान और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, और इजराइल जो है पाकिस्तान का एयर स्पेस, इजराइल का जो फ्लाइट है पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसी तरीके से पाकिस्तान के जो प्लेन्स हैं वो इजराइल का एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये पाकिस्तान ने उसी बात को दोहराया है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगस्त 27 को होनी है। आपको ध्यान होगा कि जो इसमें प्रावधान है जीएसटी में कि 5 सालों तक जो सेंट्रल है वो पैसा पे करेगा, बाकी जो स्टेट्स है उनका जिनका पैसा कम पड़ जाता है जीएसटी पे आउट में, सो उसी का कंपनसेशन डिसाइड करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। आपको ध्यान होगा कि जीएसटी के तहत जो कलेक्शन हुआ है इस साल कम हुआ है, सो ये देखा जाना है कि किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा। क्या सरकार आरबीआई से बोरो करके पैसा देगी या क्या होगा, कैसे करेगी, वो हमें मालूम चलेगा। फिर ये कह रहे हैं कि क्या सेस जो है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सेस का पैसा इसमें आता है सेंटर के पास, फिर वहाँ से वो पैसा दे पाएंगे। कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये इसको नज़र रहेगी मेरी। इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर मेरी नज़र रहेगी, मैं आपसे कवर करता रहूँगा। ये बैंक सेट टू री स्ट्रक्चर अप टू 8.4 लाख करोड़ ऑफ लोन्स। तो 8.4 लाख करोड़ जो है उतने का लोन बैंक रीस्ट्रक्चर करेगा। इसकी हम लोग बात कर चुके हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ था उसमें कहा गया था कि जो भी पुराने लोन हैं उनको रीस्ट्रक्चर करके दोबारा अप्लाई किया जाएगा। नाउ ये एक स्पोर्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको देख लीजिए। अलग अलग अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेस को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाने वाला अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। फिर ये है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये अवार्ड्स हैं कुछ, इनको डिटेल में आप तैयार कर लीजिएगा। इनके रिकमेंडेशन अभी गए हैं और इस रिकमेंडेशन के बाद में देखते हैं कौन इसमें किनको इनको मिलता है। और इसमें हाँ, तो इसमें जो अवार्ड देने की प्रक्रिया है उसको लेके इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चाहती है कि कुछ इसमें चेंजिंग हो, जिस तरीके से नेम्स रेकमेंड किए जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा में है अभी, तो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये सारे अवार्ड बता दिए, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन, और कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इसको आप और डिटेल में इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा।
तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस ये डिटेल में मैंने कवर कर दिया है। नाउ आपके पास टास्क ये है कि जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, मेरे द्वारा पूरे न्यूज़ के दौरान पूछे गए, उसका आंसर आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप आंसर्स लिखेंगे उससे आपको याद भी रहेगा और आपके जो मेंस के लिए लिखने की जो क्षमता है, जो क्वालिटी है, वो भी आपकी इम्प्रूव होती रहेगी। आपने फीडबैक, जो भी आपके आंसर्स हैं उस पर फीडबैक भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देने की, और आप उसको प्रैक्टिस के रूप में ज़रूर लिखिए। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।